क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ अपने टैलेंट या मेहनत के बल पर नहीं, बल्कि अपने मजबूत रिश्तों और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण सफल हुए हैं? हमें अक्सर यही लगता है कि अगर हमारी स्किल्स बेहतर होंगी तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये साबित करती है कि असल सफलता आपके नेटवर्क और आपके कम्युनिकेशन में है। जी हाँ, ये किताब बताती है कि कैसे सही तरीके से बात करके, अपने संबंधों को सुधार कर और लोगों के दिल में जगह बनाकर आप न केवल अपने करियर में बल्कि हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्या आपको पता है कि एक छोटा सा थैंक यू कहना आपकी जिंदगी बदल सकता है, या फिर किसी की बात को ध्यान से सुनना उस इंसान को हमेशा के लिए आपका बना सकता है? इस वीडियो में हम डेल कार्नेगी की इस आइकॉनिक किताब के कुछ बेहद पावरफुल लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे, जो आपको अपने रिश्तों को गहराई देने, लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ने और एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाने में मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी तारीफ करें और आपके साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर इंसानियत के इतिहास में हर कामयाब इंसान को दूसरों की मदद और रिश्तों की ताकत से ही सफलता मिली है। चलिए डेल कार्नेगी के इस अनमोल ज्ञान से सीखते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन में सफल और प्रभावशाली बन सकते हैं। सीख नंबर 1, लोगों की सराहना करें और उनकी आलोचना से बचें। डेल कार्नेगी की इस महत्वपूर्ण सीख का आधार यह है कि आलोचना से अक्सर इंसान का स्वाभिमान आहत होता है, जिससे वह रक्षात्मक हो जाता है और हमारे प्रति नकारात्मक भावनाएं पाल सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ स्वस्थ संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक पहलुओं की सराहना करनी चाहिए। यह तरीका न केवल हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति में हमारे प्रति आदर और स्नेह की भावना उत्पन्न करता है। जब हम किसी की आलोचना करने के बजाय उसकी सराहना करते हैं तो वह व्यक्ति अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा महसूस करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी समय पर काम नहीं करता और आप उसे फटकारने के बजाय यह कहें कि मुझे तुम्हारी मेहनत की सराहना है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस काम को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, तो वह व्यक्ति न केवल खुद को बेहतर साबित करने के लिए प्रेरित होगा, बल्कि आपके प्रति भी आदर महसूस करेगा। लोग अक्सर अपनी गलतियों को लेकर पहले ही दोषी महसूस करते हैं, इसलिए आलोचना उनकी मानसिक स्थिति को और खराब कर सकती है। सराहना दूसरी ओर व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसे अपने प्रयासों को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। यह एक तरह का पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को देखकर खुश महसूस करता है और बेहतर करने का प्रयास करता है। जब हम किसी की सराहना करते हैं तो उसे लगता है कि हम उसकी कद्र करते हैं और उसकी मेहनत और गुणों का सम्मान करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति में आपके प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है और वह आपकी बातों को गंभीरता से सुनने के लिए तैयार होता है। इसलिए डेल कार्नेगी की सलाह है कि किसी की आलोचना करने से बचें और उसे सम्मान देते हुए उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। इससे न केवल आपके रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल भी बनता है। सीख नंबर 2, दूसरों की बात ध्यान से सुने। डेल कार्नेगी का यह सिद्धांत है कि अगर आप दूसरों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें ध्यान से सुनना सीखें। जब हम किसी की बातों को पूरी ईमानदारी और धैर्य से सुनते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी राय और भावनाओं की हमारे लिए अहमियत है। यह सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है जो रिश्तों में गहराई और मजबूती लाता है। जब कोई व्यक्ति हमें अपनी बातें बताता है तो उसमें उसकी भावनाएं, अनुभव और विचार समाहित होते हैं। अगर हम इन बातों को ध्यान से सुनते हैं तो यह हमारे प्रति उसका विश्वास और लगाव बढ़ाता है। उसे यह महसूस होता है कि हम केवल अपनी बातों को थोपने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए समय दे रहे हैं। यह आदत संवाद के एक तरफा रवैये को खत्म कर एक दो तरफा संबंध को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, जब एक दोस्त या सहकर्मी अपने किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक समस्या को साझा करता है तो अगर हम उसे गंभीरता से सुनते हैं और बीच में टोके बिना उसकी पूरी बात सुनते हैं तो वह हमारे प्रति खुलापन महसूस करेगा। सुनने की यह कला हमें इस बात का भी मौका देती है कि हम व्यक्ति के वास्तविक विचारों और भावनाओं को समझ सकें। कभी कभी लोग केवल इसलिए बातें साझा करते हैं ताकि कोई उन्हें सुने और समझे।
उन्हें सिर्फ सुझाव या समाधान की जरूरत नहीं होती, बल्कि भावनात्मक समर्थन भी चाहिए होता है। जब हम उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो यह उनके तनाव को कम कर देता है और वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। सुनने की इस कला से हमारे व्यक्तित्व में विनम्रता और सहानुभूति का विकास होता है। हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं और उनसे अच्छे संबंध बना पाते हैं। जब लोग हमें एक अच्छा श्रोता मानते हैं तो वे हमारे साथ सहज महसूस करते हैं और हमसे अपनी बातें साझा करने में कोई संकोच नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनता है और हमारे प्रति लोगों का विश्वास और सम्मान बढ़ता है। इसलिए अगर आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उसे बिना किसी व्यवधान के ध्यानपूर्वक सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं मेरे बॉस का यूट्यूब चैनल एस बुक ट्यूबर। तो चलिए बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। सीख नंबर 3, सच्ची रुचि दिखाएं। डेल कार्नेगी के अनुसार अगर आप किसी के साथ गहरा संबंध बनाना चाहते हैं तो केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि दिल से उसकी जिंदगी, उसकी खुशियों और समस्याओं में रुचि दिखाएं। यह आदत लोगों को महसूस कराती है कि आप केवल दिखावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके प्रति आपका स्नेह और सम्मान वास्तविक है। जब हम सच्ची रुचि के साथ किसी से बात करते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को विशेष और महत्वपूर्ण महसूस करता है। लोग उन व्यक्तियों से जुड़ना पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। जब आप सच्चे मन से किसी के जीवन में रुचि दिखाते हैं तो यह आपके व्यवहार में स्वतः झलकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी अपने किसी व्यक्तिगत समस्या के बारे में बात कर रहा है और आप न सिर्फ उसे सुनते हैं बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे यह महसूस होता है कि आपके साथ उसकी दोस्ती या संबंध सच्चा है। सच्ची रुचि दिखाने का मतलब यह भी होता है कि हम किसी व्यक्ति की केवल बाहरी पहचान या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं, विचारों और जीवन के अनुभवों में भी दिलचस्पी लें। यह हमें एक गहरा समझ विकसित करने में मदद करता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम किसी की रुचियों, शौक, परिवार या सपनों के बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति किस तरह का इंसान है। इस तरह हम उससे बेहतर तरीके से संवाद कर पाते हैं और एक खास जुड़ाव महसूस करते हैं। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि रुचि दिखाते समय हम स्वार्थी न बने। कई लोग केवल तभी दूसरों में रुचि दिखाते हैं जब उन्हें कोई निजी लाभ प्राप्त करना होता है। ऐसा करना दिखावा कहलाता है और लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं। इससे आपके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सच्ची रुचि वह होती है जिसमें हम बिना किसी स्वार्थ के सामने वाले के प्रति सम्मान, सहानुभूति और समझ का भाव रखते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं में मदद करने का प्रयास करते हैं, तो वे आपको अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं। वे आपके साथ सहज महसूस करते हैं और आपके प्रति एक गहरा विश्वास और लगाव महसूस करते हैं। इसलिए केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से लोगों में रुचि दिखाना सीखें। यह आपके व्यक्तित्व में आकर्षण लाता है और आपके संबंधों को लंबे समय तक मजबूत और मधुर बनाए रखता है। सीख नंबर 4, मुस्कुराइए। डेल कार्नेगी के अनुसार मुस्कान वह जादू है जो किसी भी माहौल को तुरंत सकारात्मक बना सकती है और लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना सकती है। मुस्कुराहट एक ऐसी सरल और प्रभावी शक्ति है जो हमें बिना कुछ कहे ही दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाएं और स्नेह व्यक्त करने की अनुमति देती है। जब आप किसी से मिलते समय मुस्कुराते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत यह महसूस होता है कि आप उसके प्रति सकारात्मक और मित्रवत हैं। आपकी मुस्कान उसे सहज महसूस कराती है और उसे आपकी ओर आकर्षित करती है। मुस्कान से हमारी बातों में एक विशेष प्रभाव और ऊर्जा आती है। यह एक तरह का गैर मौखिक संचार है जो हमारे विचारों को बिना बोले ही व्यक्त कर देता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और उसे मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे साथ तुरंत एक आरामदायक और खुशहाल माहौल महसूस करता है। मुस्कान हमारे चेहरे पर आत्मविश्वास, सौम्यता और सच्चाई को प्रकट करती है जो सामने वाले को प्रभावित करती है। मुस्कान का प्रभाव सिर्फ सामने वाले व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि हम पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुस्कुराने से हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन जैसे सकारात्मक हार्मोन का स्राव होता है
जो हमें तनाव मुक्त और खुश रखने में मदद करते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे मूड में सुधार होता है और हमारे चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बनता है। इस प्रकार मुस्कुराना न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। मुस्कान का महत्व कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रबंधक जो मुस्कुराते हुए अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत करता है, वह अपने कर्मचारियों में आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाता है। इसी तरह एक शिक्षक जो बच्चों के सामने मुस्कुराते हुए पढ़ाता है, वह बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है। इसके विपरीत एक गंभीर या क्रोधित चेहरा सामने वाले व्यक्ति को असहज और तनावपूर्ण महसूस करा सकता है। इसलिए मुस्कुराना आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण लाता है। यह सामने वाले को यह बताता है कि आप एक सकारात्मक और स्नेहपूर्ण व्यक्ति हैं। एक छोटी सी मुस्कान किसी के दिन को खुशनुमा बना सकती है और रिश्तों में मिठास ला सकती है। डेल कार्नेगी का यह विचार है कि मुस्कुराना एक ऐसी साधारण लेकिन प्रभावशाली आदत है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में खुशियां और संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान एक अनमोल उपहार है जो दूसरों को प्रसन्नता का एहसास दिलाती है और आपके व्यक्तित्व को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सीख नंबर 5, लोगों के नाम याद रखें। डेल कार्नेगी के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और प्रिय ध्वनि होती है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे उसके नाम से संबोधित करते हैं तो उसे यह महसूस होता है कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। नाम याद रखना केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के प्रति अपनी रुचि और सम्मान को प्रकट कर सकते हैं। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे संबोधित करते समय नाम का उपयोग करते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बैठक में हैं और आप वहां मौजूद लोगों के नाम ध्यान से सुनते हैं और उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं तो वे आपको एक अच्छे श्रोता और आदरणीय व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। यह आपके और उनके बीच संवाद को आसान बनाता है और एक विश्वास का वातावरण तैयार करता है। नाम याद रखने से सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह बात उसे आपके साथ अधिक आत्मीयता से जुड़ने की प्रेरणा देती है। नाम एक व्यक्ति की पहचान का अभिन्न हिस्सा होता है और जब आप किसी का नाम सही तरीके से याद रखते हैं तो वह महसूस करता है कि आप उसे एक अलग और महत्वपूर्ण पहचान देते हैं। यह भावना उसे आपके प्रति सकारात्मक सोच और आत्मीयता से भर देती है। कई बार लोग दूसरों के नाम भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते, जिससे सामने वाले को यह लग सकता है कि उनकी उपस्थिति आपके लिए मायने नहीं रखती। नाम याद न रखना एक तरह से उसकी अहमियत को नजरअंदाज करना है, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। इसके विपरीत नाम याद रखना इस बात का संकेत है कि आप संबंधों को महत्व देते हैं और आपसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति को महत्व देते हैं। कार्यक्षेत्र में भी नाम याद रखना आपकी लोकप्रियता और सम्मान को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रबंधक अपने कर्मचारियों के नाम याद रखता है और व्यक्तिगत रूप से उन्हें उनके नाम से संबोधित करता है तो कर्मचारियों के मन में उसके प्रति आदर और विश्वास उत्पन्न होता है। इसी तरह यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों के नाम याद रखता है तो छात्र उसे एक स्नेहपूर्ण और संजीदा शिक्षक के रूप में देखते हैं। इसलिए यह एक छोटी सी आदत हमारे संबंधों में बड़ा फर्क ला सकती है। नाम याद रखना न केवल संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व में स्नेह, आदर और समझ का परिचय भी देता है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो कोशिश करें कि उसका नाम ध्यानपूर्वक सुनें और उसे याद रखें। यह एक ऐसा सरल कदम है जो आपके और उसके बीच एक गहरा और सकारात्मक संबंध बना सकता है। सीख नंबर 6, दूसरों के दृष्टिकोण से सोचें। डेल कार्नेगी के अनुसार अगर हम दूसरों के नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे रिश्ते में सहानुभूति, समझ और आपसी आदर का भाव बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमें उसकी स्थिति, उसकी समस्याएं, उसकी चाहतें और उसके विचारों को महसूस करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं, बल्कि हमें एक नया दृष्टिकोण भी मिलता है जो हमारे अपने विचारों को भी विकसित करता है। जब हम किसी के नजरिए से सोचते हैं तो हम उसकी भावनाओं, इच्छाओं और चुनौतियों को समझ सकते हैं। यह समझ हमें उनके प्रति संवेदनशील बनाती है
और हमारे व्यवहार में विनम्रता लाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सहकर्मी की किसी काम में देरी हो रही है तो बिना उसे दोष दिए उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। शायद वह किसी व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहा हो या काम में कोई तकनीकी परेशानी हो। जब आप उसके नजरिए को समझते हैं तो आपके मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है और आप उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण से सोचना हमारे संवाद को भी प्रभावी बनाता है। जब हम किसी की भावनाओं और विचारों का आदर करते हुए अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें ध्यान से सुनता है और हमारा सम्मान करता है। यह आपसी समझ का एक सेतु बनाता है जहां दोनों पक्षों के विचारों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी मुद्दे पर असहमति रखते हैं तो उनकी बातों को समझने और उनके नजरिए से देखने का प्रयास करें। इससे वह महसूस करेंगे कि आप उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और इस तरह संवाद में मधुरता और संतुलन बना रहता है। दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचने का यह भी अर्थ है कि हम उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद कर सकते हैं। जब हम उनकी परिस्थिति को समझते हैं तो हम उस स्थिति में सबसे बेहतर समाधान खोज सकते हैं। सहानुभूति का यह भाव हमारे रिश्तों में गहराई लाता है और सामने वाले व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि हम उनके साथ हैं। इसके अलावा दूसरों के नजरिए से सोचना हमारे अंदर धैर्य और सहनशीलता का विकास करता है। यह आदत हमें दूसरों के प्रति सहिष्णु बनाती है और अनावश्यक झगड़ों और मनमुटाव से बचाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच को लचीला बनाएं और सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास करें। ऐसा करने से न केवल हमारे रिश्ते और संवाद बेहतर बनते हैं, बल्कि हम एक बेहतर और संवेदनशील व्यक्ति भी बनते हैं। डेल कार्नेगी का यह सिद्धांत कि दूसरों के दृष्टिकोण से सोचें हमें एक नई सोच, सहानुभूति और समझ की ओर ले जाता है। ये एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जो हमारे रिश्तों में सच्चाई और आपसी सहयोग को मजबूत बनाता है। सीख नंबर 7, उनसे वे काम कराएं जो वे करना चाहते हैं। डेल कार्नेगी का यह सिद्धांत है कि यदि आप किसी व्यक्ति से काम करवाना चाहते हैं तो उसे यह एहसास कराएं कि वह यह काम अपनी मर्जी और खुशी से कर रहा है। किसी पर काम थोपने के बजाय उसे यह महसूस कराना अधिक प्रभावी है कि उस कार्य को करने से उसकी अपनी भलाई है और वह इसे अपनी मर्जी से कर रहा है। यह तरीका न केवल लोगों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि काम को भी कुशलता से पूरा करवाता है। जब आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कार्य के लाभों को उनके सामने रखें और उन्हें यह समझाने की कोशिश करें कि यह कार्य कैसे उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सहकर्मी को किसी परियोजना पर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें बताएं कि इस काम से उनकी प्रतिभा और कौशल में वृद्धि होगी और उन्हें नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। इस तरह जब व्यक्ति को यह समझ में आता है कि कार्य करने से उसे लाभ होगा तो वह स्वाभाविक रूप से उस काम को करने के लिए प्रेरित महसूस करेगा। इस प्रक्रिया में सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं का आदर करना भी जरूरी है। अगर आप उसे यह महसूस कराते हैं कि यह काम उसकी पसंद के अनुरूप है और इसमें उसकी राय का भी महत्व है, तो उसे लगेगा कि वह यह कार्य अपनी इच्छा और रुचि से कर रहा है। इस प्रकार वह बिना किसी दबाव के काम में उत्साह पूर्वक भाग लेता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मित्र को किसी समाज सेवा के कार्य में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें यह बताएं कि उनकी मदद से इस कार्य में बड़ा बदलाव आ सकता है और उनके योगदान का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब वे समझेंगे कि उनके कार्य से समाज में भलाई हो सकती है तो वे इसे करने के लिए स्वतः प्रेरित होंगे। इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि कार्य उसकी इच्छा और चयन के आधार पर हो रहा है तो वह काम को अधिक समर्पण और कुशलता से करता है। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य में उसकी मर्जी का आदान प्रदान होता है तो वह कार्य को अपनी जिम्मेदारी मानने लगता है। यह तरीका व्यक्ति को काम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की प्रेरणा देता है और वह अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयास करता है। सामान्यतः जब हम किसी से काम करवाने का प्रयास करते हैं तो सीधा आदेश देने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इस तरह से काम करवाने से व्यक्ति में नकारात्मकता और दबाव का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसके विपरीत जब हम उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि यह कार्य उसकी मर्जी और भलाई के लिए है तो वह स्वेच्छा से कार्य में भाग लेने को तैयार हो जाता है।
इस प्रकार यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति एक काम उत्साह और खुशी से करे, तो उसे ऐसा महसूस कराए कि वह यह कार्य अपनी मर्जी से कर रहा है और इससे उसे लाभ मिलेगा। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जो न केवल काम को सफलतापूर्वक पूरा करता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आपके संबंधों को भी बेहतर बनाता है। सीख नंबर 8, सम्मान पूर्वक सहमति प्राप्त करें। डेल कार्नेगी का यह सिद्धांत है कि अगर किसी मुद्दे पर असहमति हो तो बहस करने के बजाय सम्मान पूर्वक और शांतिपूर्वक संवाद करें। किसी भी मुद्दे पर जब दोनों पक्षों के विचार अलग अलग हों तो तुरंत अपनी राय थोपने की जगह सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप सम्मान पूर्वक उनकी बातों को सुनते हैं तो न केवल उनकी भावनाओं और विचारों को समझ पाते हैं, बल्कि उनके मन में भी आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है, जिससे सहमति प्राप्त करना आसान हो जाता है। किसी विवादित मुद्दे पर बिना बहस के बातचीत करना एक कला है। जब हम किसी की बातों को खुले दिल से सुनते हैं और बीच में बाधा डालने से बचते हैं, तो यह उन्हें महसूस कराता है कि हम उनकी राय को महत्व दे रहे हैं। यह व्यवहार उनके मन में हमारे प्रति आदर और विश्वास उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, किसी सहकर्मी के साथ किसी परियोजना पर विचार विमर्श के दौरान अगर दोनों के दृष्टिकोण भिन्न हैं, तो उनके विचारों को शांति से सुनें और यह समझने की कोशिश करें कि वे उस नजरिए से क्यों सोच रहे हैं। इससे वे आपके प्रति सहज महसूस करेंगे और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करेंगे। सहयोग और सहानुभूति का भाव हमें यह समझने में मदद करता है कि हर व्यक्ति की सोच और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। जब हम उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में सहानुभूति उत्पन्न होती है, जो संवाद को आसान और सौहार्दपूर्ण बनाती है। इसी तरह अगर किसी मुद्दे पर हमारी असहमति है तो सामने वाले को यह एहसास कराना जरूरी है कि हम उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। इससे उनके मन में भी हमें समझने की रुचि उत्पन्न होती है और दोनों पक्षों के बीच एक संतुलित संवाद स्थापित होता है। इसके अलावा सम्मान पूर्वक सहमति प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि हम सामने वाले के दृष्टिकोण में सकारात्मक बिंदु ढूंढें और उस पर सहमति जताएं। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनके विचारों की कद्र करते हैं और इससे हमारे लिए अपनी राय व्यक्त करना आसान हो जाता है। इस प्रकार का व्यवहार किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने में सहायक होता है। जब सामने वाले व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि आप उनके विचारों का सम्मान करते हैं और उन पर विचार कर रहे हैं, तो वह भी आपकी बात को समझने और स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी निर्णय पर मतभेद होने पर अगर आप उसकी राय को ध्यान से सुनते हैं और फिर अपना विचार रखते हैं, तो वे आपके दृष्टिकोण को अधिक सकारात्मक रूप से समझ पाएंगे। किसी भी असहमति को सुलझाने के लिए जरूरी है कि हम बहस करने के बजाय शांतिपूर्वक और सम्मानपूर्वक संवाद करें। यह न केवल सहमति प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी मजबूत और सकारात्मक बनाए रखता है। सीख नंबर 9, दूसरों की गलतियों को सुधारते समय उनका अपमान न करें। डेल कार्नेगी का यह सिद्धांत है कि यदि कोई गलती करता है तो हमें उसकी निंदा करने के बजाय उसे सम्मानपूर्वक और संजीदगी से समझाना चाहिए। किसी की गलतियों को सीधे तौर पर आलोचना करना या उसे अपमानित करना न केवल उसका आत्मविश्वास कम कर सकता है, बल्कि आपके संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि गलती सुधारते समय हम उसे सही तरीके से मार्गदर्शन दें, ताकि वह अपनी गलती को समझ सके और उसमें सुधार कर सके। जब हम किसी की गलती पर सीधे उसकी निंदा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। वह इसे व्यक्तिगत रूप से ले सकता है, जिससे वह रक्षात्मक या नाराज महसूस कर सकता है। इसके विपरीत, जब हम उसे सहानुभूति और समझ के साथ उसकी गलती को सुधारने का सुझाव देते हैं, तो वह इसे सहजता से स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में गलती कर देता है, तो उसे तुरंत डांटने के बजाय विनम्रता से उसे यह बताएं कि गलती कहाँ हुई और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस तरीके से वह बिना किसी नकारात्मक भावनाओं के गलती को समझेगा और उसे सुधारने में ध्यान देगा। गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है और हर कोई कभी न कभी उनसे गुजरता है। हमें यह समझना चाहिए कि गलती करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अयोग्य है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
जब हम सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसकी गलती सुधारते हैं तो वह व्यक्ति इसे एक सकारात्मक अनुभव के रूप में देखता है और भविष्य में भी उससे सीखने का प्रयास करता है। इसी कारण अगर हम आलोचना करने के बजाय मार्गदर्शन देने पर ध्यान दें तो वह व्यक्ति अपने अंदर सुधार करने के लिए प्रेरित होता है। इसका सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम पहले उसके प्रयासों की सराहना करें और फिर विनम्रता से गलती की ओर ध्यान दिलाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई टीम का सदस्य रिपोर्ट बनाते समय गलती करता है तो आप ये कह सकते हैं, तुमने रिपोर्ट में बहुत मेहनत की है और यह अच्छी लग रही है, सिर्फ इस हिस्से में थोड़ा सुधार कर लो तो यह और बेहतर हो जाएगी। इस तरह से व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी मेहनत का सम्मान कर रहे हैं और वह अपनी गलती को सहजता से स्वीकार करता है। दूसरों की गलतियों को सुधारते समय यह भी आवश्यक है कि हम अपनी भाषा और स्वर को संतुलित रखें। किसी का अपमान करने के बजाय हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह अपनी गलती को सकारात्मक रूप में देख सके। इससे उसे लगेगा कि आप उसका भला चाहते हैं और वह आपकी बातों को ध्यान से सुनकर उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख सके और उसमें सुधार कर सके तो उसे सम्मान पूर्वक और सहानुभूति के साथ मार्गदर्शन दें। इस प्रकार का व्यवहार न केवल उसे सुधारने में मदद करता है बल्कि आपके संबंधों में भी सकारात्मकता और विश्वास का भाव बढ़ाता है। सीख नंबर 10, ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकारें। गलती करना एक सामान्य मानवीय स्वभाव है और हम सभी से कभी न कभी गलतियां होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करना आपके व्यक्तित्व को निखारने और दूसरों के दिल में जगह बनाने में कितना सहायक हो सकता है? डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला है। जब हम अपनी गलती को जल्दी और खुले मन से स्वीकार करते हैं तो यह हमारे भीतर की ईमानदारी और निस्वार्थता को दर्शाता है। ऐसा करने से न सिर्फ आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है बल्कि आपके प्रति दूसरों का विश्वास और सम्मान भी बढ़ता है। आपकी ईमानदारी उन्हें यह महसूस कराती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर लोग अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं या उसे टाल देते हैं, लेकिन इससे उनकी छवि खराब होती है और लोग उनके प्रति संदेह करने लगते हैं। इसके विपरीत गलती मान लेने से लोग आपको एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं। यह भी ध्यान में रखें कि गलती स्वीकारने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपके पास आत्मबल और नैतिकता है। गलती को स्वीकार करना एक ऐसा गुण है जो कम ही लोगों में देखने को मिलता है और अगर आप इस गुण को अपनाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ने में अधिक विश्वास महसूस करेंगे। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि आपके लिए जीवन में नए अवसरों के दरवाजे भी खोलता है। इसलिए जब भी आपसे कोई गलती हो उसे बेझिझक स्वीकार करें। यह एक छोटा कदम है लेकिन आपके व्यक्तित्व और रिश्तों में गहरी सकारात्मकता लाता है। सीख नंबर 11, दूसरों को अपनी बातें खुद समझने दें। डेल कार्नेगी की इस सलाह का अर्थ है कि यदि आप किसी को अपनी बात पर राजी करना चाहते हैं या किसी निर्णय पर पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें सीधे निर्देश देने के बजाय इस तरह से मार्गदर्शन करें कि वे खुद उस निर्णय तक पहुंच सके। जब कोई व्यक्ति खुद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वह उसे अधिक स्वीकार करता है बजाय इसके कि वह किसी और की राय माने। इस तरीके से आप उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें स्वतंत्रता देते हैं कि वे अपने हिसाब से निर्णय लें। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को सही मानकर उसे स्वीकार करे तो उससे सीधे कहने के बजाय उसे प्रश्नों के माध्यम से उस निष्कर्ष पर पहुंचाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त को किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है तो आप सीधा कहने की बजाय उनसे यह पूछ सकते हैं, तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं? इस प्रोजेक्ट पर काम करने से क्या तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी? इस तरह के सवालों से वे खुद यह महसूस करेंगे कि प्रोजेक्ट पर ध्यान देना उनके लिए फायदेमंद है। इस तकनीक का एक बड़ा फायदा यह है कि लोग अपनी राय को लेकर स्वाभाविक रूप से अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। अगर वे किसी विचार या निर्णय पर स्वयं पहुंचे हैं तो वे उसे खुद का मानते हैं और इसे अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। आपकी यह कोशिश कि वह खुद उस निष्कर्ष पर पहुंचे उनके आत्मसम्मान को भी बनाए रखती है और उन्हें निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाती है। इसके साथ ही जब आप उनके विचारों और भावनाओं को महत्व देते हैं तो वे आपकी बातों को और भी गंभीरता से लेते हैं।
जब हम किसी की राय को समझते हैं और उसे मूल्य देते हैं तो वह व्यक्ति हमारे प्रति खुला रहता है और हमारी बातों को दिल से सुनता है। यह समझाने का तरीका न केवल प्रभावी होता है बल्कि इससे आपके संबंध भी मजबूत बनते हैं। अगर आप किसी को किसी बात पर सहमत कराना चाहते हैं तो सीधे तौर पर उसे समझाने के बजाय सवाल पूछें और उसे खुद उस नतीजे पर पहुंचने दें। इस प्रकार वह आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ सकेगा और उसे अपनी ही सोच का हिस्सा मानकर अपनाएगा। दोस्तों, आज हमने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से सीखी गई कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की। यह पुस्तक न केवल हमें लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कला सिखाती है बल्कि प्रभावी संवाद के जरिए उन्हें प्रेरित करने के तरीकों पर भी रोशनी डालती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और आपके विचारों को महत्व दें तो इस पुस्तक के सिद्धांत आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। याद रखें, लोगों को आपसे अधिक जुड़ाव महसूस होगा अगर आप उनकी प्रशंसा करेंगे और उनकी बातों को महत्व देंगे। जब आप उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपना भागीदार मानते हैं तो यह उनके दिलों में आपकी जगह बना देता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही इस पुस्तक को पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर और जानना चाहेंगे।